Assalamualaikum. It's me, Simon Nasreen from Government Girls Islamia Higher Secondary School, Nawab Shah. Let's preview what we will discuss in this session. Matter and its properties, electricity, stress and strain, Hooke's law, pressure, atmospheric pressure and barometer, Medberg hemisphere experiment, Pascal's law, Archimedes principle, kinetic molecular theory, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। आज के इस सेशन में हम लोग इन तमाम टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैटर के बारे में। मादा क्या होता है? आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है। और ये जो मादा होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पर छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने सब कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर and matter is made up of tiny particles called atom. Now look at the states of matter. मादे की हालतें कौन सी होती हैं? नॉर्मली हम लोग 3 हालतों के बारे में पढ़ते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा होता है ठोस, माया और गैस के बारे में। आज हम लोग अपनी इस प्रेजेंटेशन में, इस सेशन में एक और नई स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये नई नहीं है, इसको डिस्कवर हुए 15 से 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में ये ऐड नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इसका एक रिव्यू ज़रूर करेंगे ताकि आपको मालूम तो हो। देखिए लिखा है हमने कि मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना, 3 हालतें होती हैं। सॉलिड इज़ द मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर अराउंड अस, और ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है मादे की हालत वो ठोस होती है। द फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा। देखिए आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। द फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा। इट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रोवाइडिंग हीट टू द गैस। देखिए 3 हालतें होती हैं। जब ठंडी होती है मैटर, जब ठंडी हालत में होता है, कोल्ड उसमें होता है कंडीशन में, तो वो सॉलिड हो जाता है, जैसे बर्फ़ आपने देखी होगी। जब उसको थोड़ा सा हीट किया जाता है, उसको थोड़ी सी जब गर्मी मिलती है तो वो लिक्विफाई हो जाता है। ठीक है ना, पानी माया की शक्ल में आ जाता है, जिसे हम पानी कहते हैं। 2 स्टेट्स हो गई हैं, सॉलिड और लिक्विड। अब अगर उसको हम मज़ीद हीट अप करते हैं, आपने देखा होगा जब पानी को हम बॉयल करते हैं तो उसके वेपर्स होते हैं, उसके कुछ बुखारात होते हैं जो हवा में हमें उड़ते नज़र आते हैं। हम कहते हैं कि अब ये गैस है, भाप कहते हैं इसे नॉर्मली हम लोग। यानी बर्फ़ है, पानी है और फिर गैस यानी भाप के ज़रिए ऊपर उड़ रहा है पानी। अब एक और सिचुएशन, एक और कंडीशन कौन सी है, एक और स्टेट कौन सी है, वो है प्लाज्मा। जब इन्हीं गैस पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा हीट अप कर दिया जाता है तो फिर यही पार्टिकल्स आयोनाइज्ड गैस बन जाते हैं, जिन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं। मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ठंडे हैं तो ठोस हैं, अगर थोड़े गर्म हो जाते हैं तो माया है। इन्हें अगर हमने मज़ीद हीट अप किया तो गैस, और अगर इसे हमने बहुत ज़्यादा हीट अप कर दिया है तो फिर क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं अब वो गैस नहीं कहलाते बल्कि अब वो प्लाज्मा बन जाते हैं। देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम है, सॉलिड जो होता है वो डेफिनाइट शेप होती है, उसकी मखसूस शक्ल होती है और वो मखसूस हजम रखती है, यानी मखसूस एक एरिया घेरती है। जैसे आपके सामने देखिए एग्जांपल्स लिखी हैं। पेंसिल है, हार्ड शेप में होती है। आपके सामने देखिए कार है, एप्पल है, चेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, हार्डर शेप में पाई जाती हैं। इन्हें हम सॉलिड्स कहते हैं, इन्हें हम ठोस कहते हैं। और इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं? इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े होते हैं। आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं इनके ज़र्रात, देखें बिल्कुल जुड़े हुए, इनके दरमियान स्पेस नहीं है। अब अगर इन्हें मूव ऑन होता है तो क्या होता है, ये हल्के से बस वाइब्रेट हो जाते हैं और अपनी मूवमेंट दूसरे पार्टिकल को दे देते हैं, यानी इनमें स्पेस दरमियान में नहीं होता। इनके जो पार्टिकल्स हैं ठोस के, वो मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं सकते। अब देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, देखें पानी है आपके सामने, दूध है, इसके अलावा ऑयल होता है, ब्लड है। हर वो चीज़ जो बह जाती है वो लिक्विड कहलाती है। हर बहने वाली चीज़ को माया कहते हैं ना। और आपको मालूम है कि माया जो चीज़ें होती हैं उनकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती, यानी वो मखसूस शक्ल के नहीं होते। उसको जिस भी बर्तन में डालते हैं वो वही शक्ल इख्तियार कर लेते हैं ना। और डेफिनाइट वॉल्यूम ज़रूर होता है, मखसूस जगह ज़रूर घेरता है पानी हो, दूध हो या जो भी कोई माया हो। इनके पार्टिकल्स आपस में इस कदर नहीं जुड़े होते हैं जैसे ठोस के होते हैं। ठोस के मुकाबले में इसके जो ज़र्रात हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, वो थोड़े थोड़े से फासले पर होते हैं। इनमें भी वाइब्रेशन होती है और थोड़ी सी मूवमेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपको देखिए इसके दरमियान थोड़ा सा स्पेस नज़र आ रहा है ना, तो मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। फिर देखिए गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं।
गैस में ना तो कोई डेफिनाइट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। आपने कभी गैस को किसी मखसूस शक्ल में देखा है? नहीं देखा होगा ना। हम अपने आसपास सिर्फ गैस को महसूस कर सकते हैं कि हमारे आसपास मौजूद है, हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि डेफिनाइट शेप ही नहीं होती है और उसका कोई डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता, क्योंकि गैस जो होती है वो फ़ौरन स्प्रेड अप हो जाती है। आपने कभी देखा होगा, आप अगर कमरे के एक कॉर्नर में स्प्रे करते हैं तो कुछ लम्हात भी नहीं गुजरते होंगे कि उससे पहले पूरे कमरे में उसकी जो खुशबू है वो हमें महसूस होने लगती है। यानी उसकी डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता, उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत तेज़ी से ये मूवमेंट करते हैं, लिहाजा थोड़ी ही देर में पूरे रूम में फैल जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, आप उसके बारे में सोचें कि और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में आप नोट डाउन करें। अपने आसपास देखें, आपके आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बलून्स में देखें, आप एयर ब्लो करते हैं, उसमें जो गैस आप डालते हैं वो गैस ही है, लेकिन उसकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती। अगर आप उसको प्रेस करें बलून को तो वो जिस शक्ल में आप उसको प्रेस करेंगे वो उसी तरीके से हो जाएगा। अब देखें फोर्थ फॉर्म, प्लाज्मा। जैसे गैसेस के बारे में हमने ये कहा कि इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, इसकी कोई शेप नहीं होती, प्लाज्मा भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। लाइक गैसेस, प्लाज्मा इज़ इनडेफिनाइट वॉल्यूम एंड इनडेफिनाइट शेप। ठीक है, इसकी भी ना तो कोई शक्ल होती है मखसूस और ना ही इसकी कोई मखसूस इसका हुजूम होता है, क्योंकि हमने पहले बताया आपको कि गैसेस ही होती हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा हीटअप कर देते हैं तो फिर वो कौन सी शक्ल इख्तियार कर लेती हैं? प्लाज्मा स्टेट में आ जाती हैं। ठीक है, अ प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय पंपिंग अ बिग एनर्जी टू द गैस। जो बात मैंने अभी पहले कही, देखें वही फिर से रिपीट हो रही है कि प्लाज्मा को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने गैस को बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है किसी तरीके से तो फिर क्या होता है? अ स्पार्क इन द गैस विल क्रिएट द प्लाज्मा। उस गैस में एक स्पार्क पैदा होगा, एक चमक जो पैदा हो जाती है उसे ही हम प्लाज्मा कहते हैं। अ हॉट गैस पासिंग थ्रू अ बिग स्पार्क will turn the gas stream into a plasma that can be useful। देखिए, अगर हॉट गैस हो, कोई गर्म गैस है, उसको हमने किसी स्पार्क से गुजारा है, किसी मतलब चमक से गुजारा है, तो फिर क्या होता है? वो जो गैस की जो स्ट्रीम थी, वो जो गैस था, अब वो किसकी शक्ल में आ जाता है? प्लाज्मा की शक्ल में आ जाता है, जो हमारे बहुत सारे इस्तेमालात में आता है। द बिगेस्ट चंक ऑफ प्लाज्मा यू विल सी इज़ द सन। देखिए, सन क्या है? आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है, कितना चमकदार होता है। उसमें भी गैसेस ही होती हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है इसलिए अब वो जो गैस थी अब वो गैस नहीं रहती है, बल्कि अब वो प्लाज्मा की शक्ल में हमें नज़र आती है। इसे देखें, कुछ एग्जांपल्स भी हैं। देखिए, आपने कभी देखा होगा जब बिजली चमक रही होती है तो आसमान पर हमें जो ये बिजली नज़र आती है, एक्चुअली ये क्या है? ये प्लाज्मा मैटर है। मैटर की जो स्टेट है वो प्लाज्मा ही है। सम प्लेसेस वेयर प्लाज्माज आर फाउंड एक्सट्रीमली हॉट फ्लेम्स। आपने कभी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जब फ्लेम को हीटअप हो जाता है तो उसमें जो चमक नज़र आती है हमें, ये एक्चुअली प्लाज्मा ही है। एप्लीकेशंस देखते हैं इसकी, यानी इसके इस्तेमालात कहाँ हैं प्लाज्मा के। प्लाज्मा ड्राइव लेज़र्स एंड पार्टिकल्स एक्सेलरेटर। प्लाज्मा की वजह से हमें लेज़र्स को हम ड्राइव कर सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं। इट्स ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है। ठीक है, अभी सेमीकंडक्टर बनाता है, यानी इसमें से कुछ किसी हद तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाएगी। सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए ये प्लाज्मा को यूज़ किया जाता है। प्लाज्मा लाइट्स अप आवर होम्स, मेक्स आवर कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। प्लाज्मा की ही वजह से हमारे घर रोशन होते हैं और कंप्यूटर की जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो सब भी प्लाज्मा की ही वजह से बनती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं। आप नेट पर सर्च करें और दूसरे रिसोर्सेज यूज़ किया करें। देखिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसके अलावा यहाँ पर इलास्टिसिटी भी है। इलास्टिसिटी का आपको पता है कि इसे हम लचक कहते हैं। अ फिनोमिना इन विच अ मटीरियल बॉडी कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी या लचक हम किसे कहते हैं? अगर हमने किसी जिस्म पर कोई कुव्वत लगाई और कुव्वत लगा कर उसे छोड़ दिया, अब क्या होता है? जिस जिस्म को हमने स्ट्रेच किया था, उसे जिस पर हमने कुव्वत लगाई थी, उस जिस्म को अगर हमने छोड़ दिया तो वो वापस अगर अपनी असली हालत में आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि इस जिस्म में इलास्टिसिटी है, इस जिस्म में लचक है। एग्जांपल इसकी देखिए, रबर होता है, रबर बैंड है या स्प्रिंग हो सकता है।
अगर हम उन्हें खींचते हैं अपनी तरफ, अगर हम अपनी एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने फोर्स लगाना बंद की वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाता है, ओरिजिनल प्लेस पर आ जाता है। ये इलास्टिसिटी यानी लचक की ही वजह से होता है। फिर देखें स्ट्रेस, द इंटरनल फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द डीफॉर्मेशन इस कॉल्ड स्ट्रेस। अभी देखिए हमने जब लचक की बात की थी तो हमने ये कहा कि जब हम किसी जिस्म के ऊपर क़ुव्वत लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उस जिस्म को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे ही हमने अपनी तरफ खींचा उस रबर में या उस स्प्रिंग में एक अंदरूनी तौर पर एक और क़ुव्वत पैदा हो जाती है जिसे हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। वो क़ुव्वत क्या करती है, जैसे ही हमने फ़ोर्स लगाना छोड़ा उस क़ुव्वत की वजह से वो जो जिस्म था वो दोबारा अपनी असली पोजीशन पर आ जाता है। तो स्ट्रेस क्या हुआ, जो इंटरनल फोर्स इसमें पैदा हो गई है। एक क़ुव्वत हमने लगाई है वो एक्सटर्नल फोर्स थी, एक क़ुव्वत अब इसमें रबर में या स्प्रिंग में ख़ुद से पैदा हो गई है, ये इंटरनल फोर्स है। इस इंटरनल फोर्स की वजह से ही वो जो जिस्म है, जो रबर है या स्प्रिंग है, वो दोबारा अपनी असली हालत पर आ जाता है। तो स्ट्रेस क्या होती है, इंटरनल फोर्स है। और होती किस वजह से, जब हम किसी जिस्म को डीफॉर्म करते हैं, जब हम किसी जिस्म की शक्ल को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, उसे खींचते हैं, तो फिर क्या होता है, दोबारा जब असली हालत में आती है तो वो इंटरनल फोर्स की वजह से आती है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। इलास्टिसिटी में हमने जिक्र किया एक्सटर्नल फोर्स का जो हम लगाते हैं, स्ट्रेस में हमने जिक्र किया इंटरनल फोर्स का जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद जिस्म में पैदा हो जाती है इंटरनल फोर्स। अब देखते हैं स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन है एक्चुअली चेंज इन शेप, शक्ल में जो तब्दीली हो गई है। अब एक रबर था या एक स्प्रिंग था जिसे हम बार बार स्ट्रेच करते रहे, जिस पर हम बार बार अपनी एक्सटर्नल फोर्स लगाते रहे और फिर उसकी इंटरनल फोर्स की वजह से वो बार बार दोबारा बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप होता रहा। उसकी वजह से अब जो फ़र्क आ जाता है ना लेंथ में, आपने कभी देखा होगा इलास्टिक या स्प्रिंग को हम बार बार जब खींचते हैं तो क्या होता है, उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जो ये साइज़ बढ़ गया है ना, एक तो ओरिजिनल साइज़ था उसको छोड़ दें, इसके अलावा अब जितना इसकी लेंथ इंक्रीज़ हुई है बार बार खींचने से, जो भी इसका वॉल्यूम बढ़ा है, इसकी शेप में जो भी तब्दीली आई है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन है। ठीक है, द चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, ये जो इंटरनल फोर्स, एक क़ुव्वत हमने लगाई, एक क़ुव्वत रबर ने ख़ुद लगाई इंटरनल, जिसे हम स्ट्रेस कह रहे हैं, इसकी वजह से अब जो तब्दीली आ जाती है रबर में या इलास्टिक में, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, अपने आसपास तलाश करें, देखें, रियल लाइफ एग्जांपल्स तलाश किया करें अपने आसपास। ठीक है, मज़ीद आप इसकी एग्जांपल्स सोचेंगे और फिर उसको लिस्ट करना है, अपनी कॉपी पे राइट डाउन करना है। फिर देखते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है, वही स्ट्रेस और स्ट्रेन और इलास्टिसिटी, इन तीनों चीज़ों को ही देखते हुए हुक्स लॉ इन्वेंट हुआ था। द कंसेप्ट ऑफ हुक्स लॉ इज़ दैट द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू अ स्प्रिंग और इलास्टिक ऑब्जेक्ट इज़ प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। हुक्स लॉ क्या कहता है, अगर किसी जिस्म पर हमने क़ुव्वत लगाई है, अब वो जो जिस्म है वो कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट हो सकता है, रबर हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है, तो कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हमने क़ुव्वत लगाई है उसमें इतनी ही डिफॉर्मेशन होगी। डिफॉर्मेशन का मतलब उसके लेंथ में फ़र्क आ जाना, ठीक है, उसके साइज़ में फ़र्क आ जाना। जितनी ज़्यादा उस पर हम क़ुव्वत लगाएंगे उसमें उतना ही फ़र्क आएगा। आप तस्वीर में देखें ज़रा, अगर इस पर क़ुव्वत ना लगाई गई थी, नहीं लगाई गई थी, तो वो कितना था, थोड़ी क़ुव्वत लगाई उसका साइज़ कितना चेंज हुआ है, और अगर उस पर मज़ीद ज़्यादा क़ुव्वत लगाएंगे तो फिर उसमें वो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ जाएगी। द ग्रेटर द फोर्स अप्लाइड टू एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट द मोर डिफॉर्मेशन। ठीक है, जितनी ज़्यादा क़ुव्वत लगाएंगे उतना ही ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएगा वो जिस्म। विद लेस फोर्स अप्लाइड देयर विल बी लेस डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है ना, अगर कम फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन कम होगी। डिफॉर्मेशन का मतलब है उसकी शक्ल चेंज हो जाना, पहले वो साइज़ में थोड़ा छोटा था, अब कुछ बढ़ गया है, अगर ज़्यादा क़ुव्वत लगाएंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं प्रेशर यानी दबाव। दबाव क्या होता है, प्रेशर इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑन विच द फोर्स इज़ अप्लाइड। किसी भी सतह पर हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, हम अपनी क़ुव्वत लगा रहे हैं, तो वो डिपेंड उस पर ही करता है कि आपने कितने ज़्यादा एरिए पर फोर्स लगाई है। अब ये जो क़ुव्वत का असर है इसे हम दबाव कहते हैं। द लार्जर द एरिया द लेसर विल बी द प्रेशर। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम प्रेशर हो जाएगा। द स्मॉलर द एरिया ग्रेटर विल बी द प्रेशर। अगर एरिया कम लेंगे तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसके एग्जांपल देखें ज़रा। आप फ्लैट चप्पल पहनकर भी चलते हैं किसी सतह पर, कोई नम ज़मीन हो
कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर रेतीला इलाका है या फिर कोई मट्टी कहीं अगर नरम हो गई है बारिश की वजह से, ऐसा कोई इलाका है, आप फ्लैट चप्पल पहन कर चलें, आपका प्रेशर, आपका वेट तो उतना ही है ना। अगर आप फ्लैट चप्पल पहन कर चल रहे हैं तो फिर आपका प्रेशर कितना होता है? क्या आपका पैर इसी तरीके से ज़मीन में धंस जाता है? या फिर अगर आप एक हील वाली चप्पल पहनकर ऐसे एरिया में चलेंगे तो फिर अब क्या होता है, आपका प्रेशर इतना बढ़ जाता है क्योंकि आपने सरफेस एरिया बहुत कम लिया होता है। हील जो होती है ना आपकी सैंडल की, उसने बहुत कम एरिया लिया होता है, आपका पूरा प्रेशर उसी एक पॉइंट पर होता है, हील पर, और फिर क्या होता है, वो प्रेशर बढ़ जाता है और आपकी हील ज़मीन में धंस जाती है। लेकिन अगर आप फ्लैट चप्पल पहनते हैं तो आपका जो जिस्म का वेट है उसका प्रेशर पूरे इतने बहुत ज़्यादा एरिया पर पड़ रहा होता है, इसलिए उसका प्रेशर कुछ कम हो जाता है। तो यानी क्या कह रहे हैं, अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम होगा। जैसे आप फ्लैट चप्पल पहनते हैं, एरिया बढ़ जाता है, जितने ज़्यादा एरिया पर आपका पैर का प्रेशर आ रहा है तो फिर क्या होता है, आपका प्रेशर कम हो जाता है। और अगर आपने हील पहनी है, सैंडल है जिसकी हील है, तो फिर क्या होता है, स्मॉलर एरिया हो गया। देखिए ना, चप्पल का तला कितना एरिया लेगा और सैंडल की जो हील है वो कितना एरिया ले लेती है। फ़र्क है ना दोनों में, क्योंकि वो कम एरिया लेती है सैंडल की हील, इसलिए आपका प्रेशर बढ़ जाता है और आपका जो पैर है वो, आपकी जो सैंडल है वो ज़मीन में धंस जाती है। यानी अगर ज़्यादा एरिया पर फोर्स लगाएंगे तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर कम एरिया पर फोर्स लगेगी तो प्रेशर बढ़ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना है डिपेंड इस चीज़ पर करता है और फिर आपने कितनी फ़ोर्स लगाई। अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये इसके रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। एरिया बढ़ा देंगे प्रेशर कम हो जाएगा, अगर एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल भी कहते हैं। फिर देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक तो वो प्रेशर है जो मेरे अपनी बॉडी का है, मेरा वेट है, हम चल रहे हैं तो हमारा प्रेशर महसूस हो रहा है, ठीक है ना, ज़मीन पर। एक वो प्रेशर है जो हमारे अपने आसपास हर वक्त होता है, जिसे हम फ़िज़ाई दबाव कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, हमारी जो ज़मीन है ना, उसको फ़िज़ा, हमारी ज़मीन को फ़िज़ा ने इस तरीके से कवर किया हुआ है जैसे कोई कंबल ओढ़ लेते हैं हम। फ़िज़ाई दबाव की वजह से हमारी ज़मीन पूरी एक लपेट में आई हुई है। हर वक्त हर शख्स पर कुछ ना कुछ फ़िज़ाई दबाव रहता है, और इस फ़िज़ाई दबाव को नापने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। आपने कभी देखा होगा, आपको अगर बुखार हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर किस चीज़ से मेज़र करता है, थर्मोमीटर से चेक करता है, ठीक है ना, कि आपको कितना बुखार है, यानी टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को, आपने कभी शायद किसी इलेक्ट्रिशियन को देखा हो, वो अपने पास एक डिवाइस रखते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी चेक कर रहे होते हैं कि कितने आपके पास वोल्ट्स आ रहे हैं आपके घर में और कितना उसको आपको मिल रहा है, तो वो कहलाता है वोल्ट मीटर। इसी तरीके से अगर हम फ़िज़ाई दबाव को चेक करते हैं, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापना चाहें कि हमारे ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसके लिए जो डिवाइस होती है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। अब देखिए मेडीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। मेडीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट वॉन ग्यूरिक इन मेडीबर्ग सिटी ऑफ जर्मनी। जर्मनी का एक शहर है मेडीबर्ग, वहाँ का एक जर्मन साइंटिस्ट था वॉन ग्यूरिक, उसने सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था। सबसे पहले उसने ही वजाहत की थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। सो हिज एक्सपेरिमेंट इज़ हिस्टोरिकली नोन एज मेडीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट। तो लिहाजा उसका जो एक्सपेरिमेंट है उसे हम लोग मेडीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट के ही नाम से जानते हैं, क्योंकि मेडीबर्ग सिटी में हुआ था, लिहाजा उसका नाम ही मेडीबर्ग हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट पड़ गया। इस एक्सपेरिमेंट में था क्या, उसने 2 निस्फ कुर्रे लिए थे, 2 निस्फ कुर्रों के दरमियान में फ़िज़ा थी, ठीक है, फ़िज़ाई दबाव था, फ़िज़ाई यानी प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसने उन दोनों निस्फ कुर्रों को पहले मिला दिया और फिर एक वैक्यूम पंप के ज़रिए उनके दरमियान में से एयर निकाल ली। जब उसने एयर निकाल ली तो फिर दोनों निस्फ कुर्रे थे आपस में जुड़ गए थे, अटैच हो गए थे। अब इसको दूर करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा क़ुव्वत लगाई। कहते हैं कि 16 घोड़े लाए, 8 घोड़े एक सिमत बांधे और दूसरे जो 8 घोड़े थे वो दूसरी सिमत बांधे, और उसके ऊपर प्रेशर लगाया घोड़ों ने, लेकिन फिर भी ये जो 2 निस्फ कुर्रे थे ये अलहदा नहीं हुए, जुड़े रहे। यानी इसने बताया एग्जिस्टेंस
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की है, जिसकी वजह से अब ये जुड़ गए हैं। इसके बारे में मज़ीद पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज़ इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। पास्कल ने सबसे पहले ये बताया कि मायात में जो प्रेशर होता है वो हर पॉइंट पर एक जैसा होता है। प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड, किसी एक ख़ास जगह पर जितना प्रेशर होता है, इज़ इक्वल टू इन ऑल डायरेक्शन, हर सिमत में उतना ही प्रेशर महसूस किया जाता है। इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसके इस्तेमालात हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में है। हाइड्रोलिक लिफ्ट आपके सामने देखें ज़रा, एग्जांपल है गाड़ियों के लिए जो शोरूम्स वगैरह में होता है, गाड़ियों को उठाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट। फिर हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, फिर हाइड्रोलिक प्रेस। ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं। इनको मैं ये डिटेल में नहीं जाऊंगी, ये आपका होम असाइनमेंट है। एप्लीकेशंस जो इसकी है ना पास्कल्स लॉ की, वो आप लोग इसको सर्च आउट कीजिएगा, नेट पर सर्च करें, आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ें, आप किसी और सोर्स से अगर तलाश करना चाहें, इसका मुझे कंप्लीट नोट तैयार करके दीजिएगा। पास्कल्स लॉ की जो एप्लीकेशंस हैं, जो इसके इस्तेमालात हैं, इसके इतलाक़ात हैं, वो क्या हैं, उनको आपने कंप्लीट एक नोट तैयार करना है, फिर मुझे दिखाइएगा। फिर आर्शिमीदेस प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड विल एक्सपीरियंस एन अप थ्रस्ट। ये जो प्रिंसिपल है आर्शिमीदेस का, ये क्या बताता है? जब किसी जिस्म को हम लिक्विड में यानी माया में डिबो देते हैं तो क्या होता है, उस जिस्म में एक अप थ्रस्ट पैदा हो जाता है। अप थ्रस्ट क्या है? अपवर्ड फोर्स है। आपने कभी देखा होगा किसी मग को अगर आप पानी में उल्टा करके डाल देते हैं, आपने उसको डाला था, बड़ी आसानी से चला गया, अब उस मग में पानी भर जाता है, ठीक है। अब उसको आप ऊपर करने की कोशिश करें तो आपको पता नहीं कौन सी एक एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल आपको कोई एक फ़ोर्स महसूस हो रही होती है। ये जो फोर्स है ये अप थ्रस्ट कहलाती है, यानी एक उछाल की क़ुव्वत पैदा हो जाती है। और ये किसके बराबर होती है? दैट इज़ इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जितने ज़्यादा पानी को आपने हटाया था उस मग से, वो सारा पानी अब अपनी क़ुव्वत लगाने लगता है और उसको अपनी तरफ खींचने लगता है, ठीक है। वो बराबर किसको हो जाती है? ये जो अप थ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर होती है? जितना ज़्यादा माया आपने हटाया है उसके बराबर हो जाती है। इसलिए आपको उसकी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। समझ में आ रहा है? फिर देखें बॉयंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये भी उसी से रिलेटेड है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड थ्रू विच इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड force or up thrust on a body which is wholly or partially immersed in the liquid. This upward force is called buoyant force. देखें जी, प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, मायात की या गैसेस की, जिसकी वजह से क्या होता है, एक अपवर्ड फोर्स पैदा हो जाती है, एक अप थ्रस्ट यानी कि उछाल की क़ुव्वत पैदा हो जाती है। और ये होता कैसे है? जैसे अब मैंने पहले भी जिक्र किया था, इसमें आर्शिमीदेस प्रिंसिपल में इन्होंने भी यही बात बताई कि अगर आप किसी जिस्म को पानी में डिबो देते हैं, पूरा डिबो दें या फिर थोड़ा सा डिबोएं, तो उसमें एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट हो जाती है, जिसे हम अप थ्रस्ट कहते हैं, उछाल की क़ुव्वत कहते हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि जब हम किसी जिस्म को या तो पूरा होली मीन्स या तो मुकम्मल तौर पर उसमें डिबो दें और पार्शियली या फिर थोड़ा सा उसको डिबोएं मायात में, तो क्या होता है, जितना ज़्यादा पानी हटाएगा उस पर उतनी ही ज़्यादा क़ुव्वत लगेगी। देखें ज़रा, अब आपके सामने एक बहरी जहाज़ है, बहरी जहाज़ का वेट कितना ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो पानी में डूबता नहीं है। क्यों? इसीलिए क्योंकि बहरी जहाज़ क्या करता है, जब पानी में उतरता है तो फिर कुछ पानी हटाता है, अपने लिए रास्ता बनाता है ना, अपने लिए जगह बनाता है। जितना ज़्यादा पानी हटाता है वो जितना भी पानी हटाया था ना, वो सारा का सारा पानी अब उस पर अपनी क़ुव्वत लगाने लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उसको उछालने लगता है, ये उछाल की क़ुव्वत है। एक तो वेट है बहरी जहाज़ का जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दूसरी कौन सी क़ुव्वत है? अब उछाल की क़ुव्वत है जो इसको ऊपर उछाल रही है। जितना पानी हटाया था बहरी जहाज़ ने, वो सारा का सारा पानी इस बहरी जहाज़ के ऊपर अब अपनी क़ुव्वत लगाने लगता है, उछाल की क़ुव्वत, जिसकी वजह से बहरी जहाज़ डूबता नहीं है बल्कि उसकी सतह के ऊपर, पानी की सतह पर तैरता रहता है। अब अगर आप एक सुई ले लेते हैं, ठीक है ना, बारीक सी होती है, छोटी सी होती है, उस सुई को अगर आप डालें पानी में तो क्या होता है, बहुत आसानी से डूब जाएगी। रीज़न क्या है? सुई का वेट ज़्यादा है और उसने जो पानी हटाया था, बहुत थोड़ा सा पानी हटाया था, ज़रा सी जगह बनाई थी बस, तो उतने से पानी ने अपनी उस पर क़ुव्वत लगाई, जो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सुई का वेट ज़्यादा था और जो पानी था, थोड़ा सा पानी हटाया था, उसकी क़ुव्वत उछाल की जो थी वो बहुत कम थी, इसलिए उसमें डूब जाती है। लेकिन बहरी जहाज़ में क्या होता है,
बहरी जहाज़ का जितना वज़न था उसने जो पानी हटाया, पानी ने उससे भी ज़्यादा उस पर क़ुव्वत लगाई होती है उछाल की, वो उसको ऊपर की तरफ उछाल रहा होता है, पानी वापस अपनी जगह चाहता है, इसलिए जो उछाल की क़ुव्वत है उसकी वजह से ही बहरी जहाज़ पानी में तैर रहे होते हैं। अब देखें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है? द मेन पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है जो भी मैटर है, मादा है, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। मॉलिक्यूल्स ऑलवेज रिमेन्स इन मोशन। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा हरकत में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर अपनी क़ुव्वत लगाते रहते हैं। डिपेंड करता है कि उनमें डिस्टेंस कितना है। अगर ज़्यादा फासला होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अगर फासला कम होगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। वेलोसिटी जो होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की। फिर है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसे कहते हैं? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट अलाउज इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। जो कोई भी बैरूनी क़ुव्वत लगा रहा होता है उसके लिए मज़ाहिमत पैदा करता है माया, ये जो इसकी खासियत है इसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ड्यू टू द कोहेसिव नेचर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये होता क्यों है? एक्सटर्नल फोर्स को क्यों रेजिस्ट करता है? क्योंकि पानी में कोहेसिव नेचर मौजूद होती है। कोहेसिव नेचर क्या होती है? वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए वो अपनी अट्रैक्शन को कायम रखता है और बाहर से जो क़ुव्वत आ रही है उसको रेजिस्ट करता है। द स्ट्रॉन्गर द कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर द सरफेस टेंशन। जितनी ज़्यादा कोहेसिव फोर्स मजबूत हो जाएगी, सरफेस टेंशन भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर कोई हाथ पकड़ के खड़ा हो, दो बच्चे हैं, उसने मजबूती से अपना हाथ पकड़ा हुआ है। अब ये क्या है? जो उसने मजबूती से अपना हाथ पकड़ा हुआ है, बाहर से अगर बैरूनी क़ुव्वत आती है तो उसको तोड़ नहीं सकती, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान एक अट्रैक्शन है, एक क्योंकि वाटर की जो मैंने अभी आपको बताया नेचर है, कोहेसिव नेचर, उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, एक दूसरे को ग्रिप किए हुए होते हैं। तो इसकी वजह से जो सतह होती है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, एक तनाव आ जाता है उसकी सरफेस पर। ऐसा यूनिट क्या है सरफेस टेंशन का? न्यूटन पर मीटर है। एडहेशन एंड कोहेशन का आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि एडहेशन एंड कोहेशन आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की ही पानी की दो खसूसियात हैं, एडहेशन एंड कोहेशन। अगर वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा हो तो कोहेशन। देखें ज़रा तस्वीर में, दोनों ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कोहेशन है। अगर पानी का कतरा पानी के ही कतरे के साथ अट्रैक्शन कर रहा है तो कोहेशन है। फिर नीचे वाली में देखें, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। जो ब्लू है समझें कि ये पानी को ही हमने सिंबलाइज़ किया है, और जो ग्रीन है इट मीन्स कोई और सब्सटेंस है। अगर पानी की अट्रैक्शन किसी और सब्सटेंस के साथ हो तो एडहेशन, अगर पानी की अट्रैक्शन पानी के ही साथ होगी तो कोहेशन है, ठीक है जी। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू वाटर मॉलिक्यूल्स मीन्स कोहेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू अदर सब्सटेंस मीन्स एडहेशन। नाउ व्हाट इज़ विस्कोसिटी? सोचिए ज़रा, आपने कभी देखा है विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी गाढ़ेपन को कहते हैं। पानी देखा है कभी और शहद देखा है? दोनों में कौन सी चीज़ गाढ़ी होती है? शहद होता है ना। इट मीन्स शहद में विस्कोसिटी है, गाढ़ापन है। देखिए क्या होता है ये। डेफिनेशन कहती है विस्कोसिटी डिस्क्राइब्स अ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी क्या बताती है? किसी भी माया में बहने की सलाहियत को जो रोकती है चीज़, वो विस्कोसिटी कहलाती है। एग्जाम्पल देखें, हनी हैज़ अ हायर विस्कोसिटी देन वाटर। हनी यानी शहद में ज़्यादा विस्कोसिटी होती है ना पानी के मुकाबले में। पानी को भी गिराएं एक जगह पर और साथ ही शहद को भी गिरा दें, पानी गिरने के बाद बहकर भी दूर तक चला जाएगा, जबकि शहद जो है वो इतनी जल्दी नहीं बहेगा। ये विस्कोसिटी की वजह से होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है? द ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज़ न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ऑल्सो फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड इन द पास्कल सेकेंड। इसे हम पास्कल सेकेंड भी कहते हैं और न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। अब आपके पास देखें ज़रा होम असाइनमेंट है। आपने जो आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपने इन 5 क्वेश्चंस को रेस्पॉन्ड करना है। सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है इन टर्म्स को अपनी ही लैंग्वेज में, यानी कि आप ख़ुद अपने वर्ड्स में कीजिएगा, कॉपी मत कीजिएगा। कोशिश करें कि अपने अल्फाज इस्तेमाल करें। स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, विस्कोसिटी है, बॉयंसी है, प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बैरोमीटर है, और साथ में फिर इन सब की आपने एसआई यूनिट्स भी लिखनी है।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन हुक्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। हुक्स लॉ को आपने एक्सप्लेन करना है। कुछ आपने इस सेशन में देखा है, कुछ टेक्स्ट बुक में होगा, कुछ नेट से सर्च करें, कुछ अपने आसपास लोगों से, अगर कोई आपके पास ऐसे शख्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, उनसे डिस्कस करें और डेली लाइफ में इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो लिखिएगा। डिस्कस द पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिटेल। पास्कल्स लॉ के बारे में भी डिस्कस करें और इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो डिटेल से लिखिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था इस सेशन के दौरान कि ये आपने ख़ुद ने करना है। व्हाट इज़ द अर्शमीड्स प्रिंसिपल। अर्शमीड्स प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में आपने लिखना है। उसकी भी एप्लीकेशन देखिएगा डेली लाइफ में। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई हैं, इसके अलावा और तलाश कीजिएगा, देखिएगा। हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर हेल्प्स इन आवर डेली लाइफ। अब देखें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने आपको बताई क्या होती है। अब आपने क्या लिखना है कि ये हमारी डेली लाइफ में कैसे हेल्प करता है। एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स, ठीक है। इसको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करें। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।